Hello friends, so welcome back and today I am here with the new topic of Rise of Nationalism class 10th, a topic from history or chapter 1. So यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होती है? नेशनलिज्म जैसे कि अभी 15 अगस्त आया तो हम लोगों के अंदर एक भावना जागृत होती है ना अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति। दैट फीलिंग इज नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर आवर कंट्री। हमारी कंट्री के लिए जो हमारा प्यार है। कोई भी क्रिकेट मैच देखते हो तो वी चीयर अप फॉर इंडिया ना, इंडिया इंडिया। सो दैट इज कॉल्ड एज नेशनलिज्म। दैट इज आवर लव एंड वी फील प्राइड फॉर आवर कंट्री। ओके, so before going into deep, we will just see a little bit of terms. One is this nation state. What is this nation state? Nation state is actually a political unit which is an autonomous power. That means कि जहाँ पे हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। इंडिया को कोई डिसीजन लेना है तो उसको किसी दूसरी कंट्री से, जैसे अमेरिका से या रशिया से पूछना नहीं है कि मैं ये डिसीजन ले लूँ, मैं अपने स्टेट में, अपनी कंट्री के अंदर मैं लॉकडाउन लगाने चाह रहा हूँ तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो दे नीड नॉट टू आस्क एनीबडी। सो दैट इज कॉल्ड एज autonomous state. Now you know in class 9th you have gone through that French Revolution. उसमें आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे कोई किसी के अंदर कोई नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। वहाँ पे स्टेट्स बटे हुए थे, तो वहाँ पे एक नेशन स्टेट का होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे एक कॉमन बिलीफ हो, एक कॉमनैलिटीज़ हो। जैसे कि इंडिया के अंदर एक कॉमनैलिटीज़ है हमारे अंदर कि हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, लैंग्वेजेस बहुत सारी अलग अलग हैं, लेकिन हमने साथ में अपनी स्ट्रगल करी है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है, जहाँ पे आपको विभिन्न तरीके के कल्चर्स देखने को मिलते हैं। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, मोर देन 22 लैंग्वेजेस हैज बीन शेड्यूल्ड। सो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। वी एज अ नेशन स्टूड एज वन। Okay, so nation state is the political unit which consists of autonomous state in which people share a common culture, history and language and live together. Okay, so यहाँ पे हम नेशन स्टेट की जो बात कर रहे हैं, नेशन स्टेट के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए हमारे अंदर। या तो हमने साथ में लड़ाई करी हो, या हमारी हिस्ट्री साथ में हो, या हमारी लैंग्वेज सेम हो। लैंग्वेज तो हमारे यहाँ सेम है नहीं, इंडिया के अंदर लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने आज़ादी की लड़ाई साथ में लड़ी है, इतने साल लड़ी है, 200 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो उससे हमारे अंदर क्या होगा, एक कॉमनैलिटी आ गई। दैट इज व्हाई इंडिया इज अ नेशन स्टेट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं यूरोप के अंदर, जहाँ पे नेशन नहीं था, तो वहाँ पे नेशन स्टेट और नेशनलिज्म की फीलिंग लाना बहुत जरूरी था। सो नेशन स्टेट के बारे में हमने बात करी। अब एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरू। ये फ्रेडरिक सोरू क्या रिप्रेजेंट करती है? ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी पिक्चर साइड में देख रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या क्या चीज़ दिखा रही है? एक छोटी सी पिक्चर के अंदर, एक छोटी सी पेंटिंग के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर सकते हो। फर्स्ट तो हम बात कर रहे हैं, देखिए जब यूरोप के अंदर क्या था, पहले मोनार्की सिस्टम था, जहाँ पे राजा होता है, राजा सारे डिसीजन लेता है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर किस तरह से उन लोगों के साथ में भेदभाव होता था। जो क्लर्गी थे और जो ऊपर के लोग थे वो एंजॉय करते थे, और जो नीचे फोर्थ कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी के लोग थे वो ही सारा टैक्स पे करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके का विजन दिखाया गया है कि अगर हमको आज़ादी पानी है तो हम कैसे उस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेडरिक सोरू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रेडरिक सोरू, इट इज़ एन 1848 बाई फ्रेंच आर्टिस्ट एंड इट शोज अ व्यू ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेसी आप लोगों को पता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। पर यहाँ पे लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मोनार्की सिस्टम के अंदर सिर्फ राजा ही सब कुछ डिसीजन लेता है। लेकिन ये एक आर्टिस्ट ने सोचा कि अगर भविष्य में यूरोप डेवलप होगा तो कैसा दिखना चाहिए, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो व्यू ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। दूसरा इसका था होमोज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर हमने देखा है कि एक लेडी है जो कि टॉर्च लेती है एक हाथ में, जो कि हम बोलते हैं एनलाइटमेंट टॉर्च, यानी कि वो हमको एनलाइटमेंट करती है, और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स होते हैं कि क्या क्या अधिकार है। देखिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आपको क्लास 9 में आपने पढ़ा ही होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था, जो फ्रेंच में पहले जो लेडीज़ थी या जो वुमेन्स थी उनको कोई अधिकार नहीं था, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं था, उनको किसी तरीके के कोई पावर्स नहीं दी गई थी। तो यहाँ पे एक सिंबलाइजेशन हुआ है कि विमेन को भी पावर दी जा रही है। तो दैट स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज एक्चुअली पेइंग दैट, वी आर एक्चुअली पेइंग द होमेज, हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के द्वारा। एक पर्सोनिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, हम पर्सोनिफाइड कर रहे हैं किसको? विमेन को। ठीक है, बाई शोइंग दिस फिगर ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक यूटोपियन विजन दे रहे हैं। यूटोपियन क्या होता है? यूटोपिया इज अ कंडीशन दैट इज सो आइडियल दैट इट कैन नॉट एग्जिस्ट। जैसे हम कहते हैं कि
अपने यहाँ राम राज्य हो जाए, कोई चोरी नहीं हो, सब सच बोले, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, इट इज नॉट पॉसिबल. सो यूटोपियन इज अ कंडीशन दैट इज सो आइडियल दैट इट कैन नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. तो दैट यूटोपियन विजन इज बीइंग गिवन बाय दिस फ्रेडरिक सोरू. देन इट ऑल्सो शोज यू दैट द शैटर्स ऑफ मोनार्कियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो मोनार्की का सिस्टम था वो ध्वस्त हो गया और उसके जो टुकड़े हैं वो नीचे पड़े हुए हैं. तो ये पिक्चर आपको ये शो कर रही है. ठीक है, इसके बाद जो है इसके अंदर दिखाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं. इस पिक्चर में आप देखेंगे फ्रांस, जर्मनी और दूसरे कंट्रीज है उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो है, यूएस एंड जो अपना स्विट्जरलैंड है, इसको ऑलरेडी स्वतंत्रता मिल चुकी है और ये ऑलरेडी एक नेशन स्टेट की तरह बन चुके हुए हैं. तो यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है. और लास्ट में ऊपर से क्राइस्ट एंड सेंट सिंबलाइजेस फ्रेटर्निटी, जो ऊपर से देख के खुश हो रहे हैं कि यस, अब जो हम जिस यूरोप की सोचते थे या जिस यूरोप की हम कामना करते थे, अब वो ऐसा दिखने लगा है, जहाँ पे वुमेन्स को पावर दी जा रही है, जहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जहाँ पे लोग अब जो है ना सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच के अपने देश के बारे में सोच रहे हैं. एक डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. सो दिस ऑल रिप्रेजेंट्स दिस राइज ऑफ नेशनलिज्म. So this is about Frederick Soru, the painting which is very famous and which what all it symbolizes. So आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने बड़ा शॉर्ट में बताया, क्योंकि इसको फर्दर जो कंटिन्यू करेगा मेरा एक स्टूडेंट है देवांश श्रीवास्तव, एंड ही हैज स्कोर्ड, ही इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ही हैज स्कोर्ड 95 इन SST and he will take up further, and I want your support. So please do like and share for motivating him so that he also come up with more such videos, and please like my channel. Thank you. Hello friends, I am Devansh Srivastav and today we are going to study class 10th history chapter 1st, the rise of nationalism in Europe. So first of all, what is the first thought that comes to your mind on this nationalism? मतलब nationalism का मतलब क्या है? For example, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे देश के लिए हमारे मन में लव, प्राइड, मतलब गर्व की भावना और प्यार की भावना होती है. वैसे यूरोप में भी कैसे ये फीलिंग के कारण हम नेशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई और कैसे इमर्ज होते होते ये यूरोप एक नेशन स्टेट फॉर्मेशन होता गया, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. पहले तो मतलब नेशनलिस्ट का मतलब क्या है? द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर आवर नेशन मीन्स दैट इट्स सिंपल दैट द फॉर आवर नेशन दैट एनी नेशन हैज ओन पीपल एंड ऑल पीपल लव इट्स नेशन एंड हैव प्राउड ऑन इन देयर नेशन. So that is only meaning of the nationalism. So this feeling led to the emergence of nation state. Nation state. Now what is nation state? Nation state by definition we will first study. Political unit consisting of autonomous state. What does mean by this? That it is a political unit. Like India is a political unit. Every country have its own political empire. Every political and different political units. Similarly, it is a political unit consisting of autonomous state. Autonomous means that जैसे एक कंट्री जो अपने फैसले खुद लेना कि किसी दूसरे के पास जाए. फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रहते हैं तो हम अपना डिसीजन लेने कहीं पाकिस्तान के रास्ते जाएंगे नहीं, या अमेरिका वाले हमारे पास आएंगे कि भैया हमारा ये डिसीजन है, हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन आने वाले हैं तो आप बता दीजिए. ये तो होगा नहीं. ऐसे ही ये भी एक यूनिट है जिसमें लोग रहते हैं और जो अपने आंतरिक मामले स्वतंत्र है, मतलब जो अपने फैसले खुद लेती है. इन विच पीपल शेयरिंग अ कॉमन कल्चर, यहाँ पे लोग रहते हैं जिनका सेम कल्चर हो, सेम हिस्ट्री हो और लैंग्वेज हो और एक साथ रहते हैं. जैसे अपन इंडिया में रहते हैं, अपना सेम कल्चर है, सेम हिस्ट्री है, एक लैंग्वेज है, एक हिस्ट्री, एक जैसे अपन हिस्ट्री अपने इंडिया की हिस्ट्री है, जैसे अपन फ्रीडम के लिए लड़े अपन, तो एक लॉन्ग हिस्ट्री है, वो कॉमन है सबके लिए. बट यूरोप में ऐसा नहीं था, क्योंकि यूरोप ने कभी किसी के अंडर एम्पायर रूल किया ही नहीं, मतलब हमेशा दूसरों पे राज करा है पर खुद किसी के राज में कभी रही नहीं, इसलिए उनमें कुछ ऐसी कॉमनैलिटी नहीं थी. तो अब इन नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा था. तो ये है, इसे ही कहते हैं हम नेशन स्टेट. जब नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा फिर धीरे धीरे करके जो तभी उसी टाइम पे 1848 में एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स प्रोड्यूस किया गया, एक जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो. ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो. इट वाज प्रोड्यूस इन 1948. यू मस्ट रिमेंबर द ईयर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट. तो फ्रेडरिक सोरियो, so I will explain this to you through this flowchart. What is Frederick Sorio? Frederick Sorio is a painting which was by a French artist, especially by a French artist 1848. In 1848, a French artist produced a print in which he put forward a future view that someday or the other it will be a social and democratic republic. So through this painting he tried to show that this view that
at one time this view will be successful, but that at that time it was very idle, means it was unable to exist. मतलब ये था कि मतलब वो सोच ही नहीं सकते थे ऐसा होना, ये उस टाइम की जो कंडीशंस थी, नो कॉमनैलिटी एंड ऑल, तो उस हिसाब से देखने से तो लगता ही नहीं था कभी नेशन स्टेट बनेगी। तो इसमें था क्या पेंटिंग में, इसमें पढ़ेंगे। पहला फ्रेडरिक सोलियो, ये था व्यू ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, मतलब जैसे डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का व्यू था। जैसा भी मैंने आपको बताया कि जैसे डेमोक्रेटिक मतलब जैसे अपनी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वो व्यू रखा था कि मतलब एक टाइम में नेशन स्टेट फॉर्म होगी और हमारी कंट्री भी डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होगा। व्यू ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक था, तो ये भी मतलब इसका मतलब तो मैंने आपको बताया, मतलब जैसे अपने इंडिया एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक है, वैसे ही उनका एक व्यू रखा था उसने कि ऐसा कभी हो फ्यूचर में। मतलब इस पेंटिंग के थ्रू उसने अपने इस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू को रखा था। उसमें क्या था, उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में मार्च कर रही हैं, और उनके लिए क्या उन्होंने एक एलेगरी चुनी। एलेगरी अभी आप इस फर्दर चैप्टर एंड में पढ़ेंगे एलेगरी क्या होती है, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन होती है, अभी के लिए समझ लीजिए एक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो उन्हें उस एलेगरी मतलब उस रिप्रेजेंटेशन को एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के थ्रू सोचा है, मतलब उन्हें फ्रीडम चाहिए। ऑब्वियस बात है, अभी वो मोनार्कियल रूल में, डेस्पोटिक रूल में, एब्सोल्यूटिस्ट के रूल में है, तो एब्सोल्यूट पावर के रूल में है, मीन्स किंग रूल करता है, तो अभी वो लिबर्टी नहीं है उनके लिए। तो उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक सिंबल यूज़ किया है कि लाइक इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम फॉर देम, सो दे यूज इट एज अ सिंबल। सो ऑल द ग्रुप्स, ऑल डिफरेंट कंट्रीज विद देयर फ्लैग रिप्रेजेंटेशन, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द statue, which means that statue is representing that the countries which pass by that statue, जो पास हो गई है उस स्टैचू से, मतलब वो फ्रीडम हो गई है, वो सोशल नेशन स्टेट फॉर्म हो चुकी है। वो बताया ना, होमेज मीन्स होता है श्रद्धांजलि, मतलब श्रद्धांजलि दे रहे हैं एक तरह से, उससे पास होते जा रहे हैं। उन्होंने लिबर्टी को मतलब फ्रीडम को एक फीमेल फिगर के थ्रू दिखाया, जैसे अपन भारत को मतलब कहते नहीं भारत माता, दैट शी इज ऑल्सो फीमेल फिगर, सिमिलरली दे ऑल्सो पर्सोनिफाइड लिबर्टी मीन्स फ्रीडम एज अ फीमेल फिगर। देन व्हाट वी सी फर्दर इन द पेंटिंग इज दैट, हम देखते हैं कि मतलब जमीन पे फॉरग्राउंड में वहाँ पे शैटर्ड रिमेन्स ऑफ मोनार्कियल इंस्टीट्यूशन डले हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशन जिन पे रिवॉल्यूशन के थ्रू या जो भी प्रोसीजर रहा हो उसके थ्रू जब वो नेशन स्टेट फॉर्म हुई हैं, तो मतलब उनके रिमेन्स डले, मतलब अब वो मोनार्कियल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, अब वो खत्म हो चुकी हैं, और अब कौन रूल का मतलब अब आ गए हैं नेशन स्टेट बन रहा है, तो मतलब उनके रिमेन्स डले हैं जो हट गई हैं, उनके वाले रिमेन्स मतलब अब उनका रूल नहीं रहा है, अब वो ज़मीन पे ऐसे ही तितर बितर पड़ी हैं, और सबका एक कॉमन फ्लैग है। और सब उस टाइम में क्या था, नेशन स्टेट की फॉर्मेशन के पहले हर कंट्री छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड थी। को जब मान लो जर्मनी बहुत सारे इतने हिस्सों में डिवाइड थी कि मतलब वो कभी एक ही नहीं हो सकती। अभी आप आगे पढ़ेंगे इसमें कि जर्मन के बारे में ही पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन के बारे में, तो वही बताया गया मतलब मोनार्कियल इंस्टीट्यूशन थे उस टाइम, तो वो हटते जा रहे थे जिन कंट्रियों में, तो उसके बारे में बताया गया है। ये एक यूटोपियन विजन था, ये एक कीवर्ड है, एक तरह से आप समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसे आप जरूर याद रखें। यूटोपियन का मतलब क्या होता है, यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसा विजन जो इतना आइडल हो, मतलब इतना unimaginable we can say at that time, because at that time the situation were not certain that we can imagine a view of social and democratic republic, so it was a utopian vision. Then what we see in the further in the painting is that a statue of liberty is there, and United States and Switzerland were the two only countries who were already nation state. So उस टाइम में यही दो कंट्री थी जो नेशन स्टेट थी। मैंने आपको बताया कि जैसे स्टैच्यू से पास होते जा रहे हैं, तो मतलब ये दिखा रहे जा रहे हैं मतलब जो कंट्रीज पास हो गई हैं या जो वहाँ पहुँच गई हैं वो नेशन स्टेट बन चुकी हैं ऑलरेडी। तो जैसे पास होते जा रहे हैं तो वो नेशन स्टेट का बताया कि यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट, मतलब वो उस जगह से पास हो चुकी हैं, वो बन चुकी नेशन स्टेट लिए पास होती। तो ये भी रिमेंबर करने की जरूरत है कि यूनाइटेड स्टेट स्विट्जरलैंड वर ओनली दैट टू कंट्रीज विच वर नेशन स्टेट एट दैट टाइम इन यूरोप। सो during this revolution, during this process, followed by France and Germany. Then further we see that उस पेंटिंग में देखा जाता है कि फ्रांस का जो ट्राई कलर जो फ्लैग है वो देखते हैं, वो बस जस्ट पहुंचा ही उधर तक, मतलब अभी वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं और जल्दी वो भी नेशन स्टेट फॉर्म कर जाएंगे। वो भी उसके पीछे कौन है, ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग लिए आ रहे हैं जर्मनी के पीपल, उसके और जर्मनी के पीपल भी मतलब वो भी सोच रहे हैं कि हाँ कभी ना कभी इन फ्यूचर में भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम they will be becoming nation state। तो मतलब एक व्यू लेके चल रहा है, मतलब सब आगे चल रहा है, उसने एक अपना व्यू रखा था, ये नहीं है अभी ना बने हैं, उन्हें सोचा था कि अगर ये कंट्री चले, ये दो कंट्रीज हैं, तो अब आगे फर्दर होके रिवॉल्यूशन लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग इमर्ज होती जाएगी, तो नेशन स्टेट का ही फॉर्मेशन होगा। उसने यही बताया कि मतलब फ्रांस और जर्मनी है जो मतलब वो भी पीछे फॉलो होते हुए आ रहे हैं, उसके पीछे और भी हैं ऑस्ट्रेलिया के नंबर 2 स्लाइसेस एंड ऑल एक्जेक्ट मैनी कंट्रीज आर फॉलोइंग, मीन्स someday or the other they will become social democratic and social republic, they will also have that country democratic country
and one day will become democratic. So, and further we see that there are Christ and saints symbolize fraternity. We also see that there are Christ and saints, मतलब ऑन फ्रॉम अबव हेवन, मतलब ऊपर से जैसे भगवान जी ऊपर, जैसे अपने लिए भगवान अलग अलग होते हैं वैसे ही उनके लिए भगवान जी ऊपर देख रहे हैं कि मतलब वो देख रहे हैं कि मतलब कैसे ये लिबर्टी फ्रीडम को मिल रही है इन्हें, और मतलब ये सिम्बलाइज कर रहे हैं कि भाईचारा इनमें आता जा रहा है, सब डेमोक्रेटिक बन जाए, तो डेमोक्रेटिक बनेंगे, जैसे अपन डेमोक्रेटिक हैं तो अपन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के रिलेशन है, जैसे इंडिया अमेरिका, सो वी हैव रिलेशन यूएसए इंडिया, वी नो दैट इंडियन अमेरिका है डेमोक्रेटिक रिलेशन। सिमिलरली तो मतलब ये सोच रहे हैं कि इन कंट्रीज में भी भाईचारा आ रहा है, वहाँ के लोग जो पर्टिकुलर कंट्रीज में रह रहे हैं वो उनमें भी भाईचारा आएगा, क्योंकि जब उनका कॉमन कल्चर कॉमन हिस्ट्री होगा तो ऑब्वियस बात है दे विल हैव द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी इन देम। एंड ऑल्सो वन पॉइंट आई लेफ्ट, सो आई वुड लाइक टू रिकॉल इट दैट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज बियरिंग अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, मीन्स दैट लाइक अपन से कानून जस्टिस स्टैच्यू वी सी दैट फीमेल means female wearing a blindfolded female who is wearing a wage balance. So similarly here also the Statue of Liberty bearing torch of enlightenment, and Charter of Rights of Man means that charter means we can say a list which contain all the rights of man, and torch of enlightenment means that we say na that it symbolizes that they are being enlightened, where soon they are becoming nation state and freedom is gaining to they are gaining freedom. So this is Frederick Sorio. The idea of that nation state come from this, after this printing, and many nationalist philosophers have this view, and after this we will know that we know further that how in France, as you have studied in class 9 14 July 1789 starting of French Revolution, how the feeling of that social and democratic and social republic came, and then further उनने मतलब क्या क्या हुआ उधर पे और क्या क्या रिफॉर्म्स थे उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।